हेलो एवरीवन, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर मैं दीप्ति सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। तो बेटा 2011 और 2013 के प्रीवियस ईयर पेपर को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग 2014 के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे। तो जो बच्चे 2011 और 2013 वाली क्लास नहीं देखे हैं वो ज़रूर देख लें। और बेटा आप लोगों से एक निवेदन है कि वीडियो को एक लाइक और एक शेयर ज़रूर किया करिए। तो चलिए बिना देर किए हुए हम अपने आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज का ये रहा हम लोगों का पहला प्रश्न। प्रश्न क्या कह रहा है बेटा? प्रश्न कह रहा है कि यदि 65 और 117 का मस 65 यम माइनस 117 के रूप में दर्शाने योग्य हो तो यम का मान है, यानी हमसे यम की वैल्यू पूछ रहा है। दिया है कि 65 और 117 का मस 65 यम माइनस 117 है। अब अगर हम लोग देखें तो 65 और 117 का मसा क्या आएगा? मसा का मतलब होता है बेटा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को विभक्त कर दे। जैसे 65 और 117 का मसा क्या आएगा? 13 आएगा। क्या आएगा? 13 आएगा। ये 13 जो है 65 को भी काट देगा, यानी 65 को भी विभाजित कर देगा और 117 को भी विभाजित कर देगा। तो 65 और 117 का मस कितना आया? 13। हमें प्रश्न में दिया है कि 65 और 117 का मस 65 यम माइनस 117 है। यानी कहने का मतलब कि ये जो 13 है, यानी ये जो 65, ये प्रश्न में जो दिया है 65 यम माइनस 117, यह किसके बराबर है? 13 के बराबर है। 13 के बराबर कैसे है बेटा? देखिए 65 और 117 का मसा कितना आया? 13। अभी मैंने आपको बताया कि 13 से 65 भी कट जाएगा और 117 भी कट जाएगा, यानी 13 जो है वह दोनों संख्या को विभाजित कर देगा। और प्रश्न में दिया है कि इन दोनों का मसा 65 यम माइनस 117 है, यानी ये जो 65 यम माइनस 117 है यह किसके बराबर है? इस 13 के बराबर है। तो बस अब कुछ करना है नहीं, यम का मान निकाल लीजिए और यम का मान ही हमसे पूछा है। तो यम का मान कैसे निकलेगा इसमें बेटा? ये 65 यम हो गया, तो 65 यम बराबर ये 13 हो गया और 117 का हम लोग पक्षांतर करेंगे तो माइनस 117 है, इसका पक्षांतर प्लस 117 हो जाएगा। अब ये हो गया 65 यम बराबर 13 में जब 117 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 130 आएगा। अब यम बराबर कितना आएगा? यम बराबर ये हो गया 130 बटा 65। बटा 65 कैसे आया बेटा? 65 का हम लोग पक्षांतर किए। 65 देखिए यम के साथ गुणे में है, इसका पक्षांतर भाग हो जाएगा। तो बस अब 5 से काट दीजिए या 13 से काट दीजिए। देखिए 13 का नम 13, 10 हो गया, 13 पचे 65 और ये 5 दूना के 10, यानी यम बराबर कितना आ गया? 2। हमसे यम की वैल्यू पूछा है तो यम का मान कितना आ गया? 2। 2 किस ऑप्शन में है बेटा? ऑप्शन 2 बी में, यानी कि हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2। 2 क्या कह रहा है? 2 कह रहा है कि एक परिमेय संख्या 5/19 व इसके योज्य प्रतिलोम के गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? अब ये सवाल आप लोगों को थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, लेकिन कठिन है नहीं, बस जो जो कह रहा है हमें वही वही चीज़ करते जाना है। कैसे करते जाना है? हमें दिया है प्रश्न में, दिया क्या है कि यह एक परिमेय संख्या है 5/19। आगे कह रहा है कि इसके योज्य प्रतिलोम, यानी इसका योज्य प्रतिलोम क्या आएगा? सबसे पहले हम योज्य प्रतिलोम निकाल लेते हैं। तो जो प्रश्न कह रहा है बस उसी चीज़ को हमें फॉलो करना है। तो 5/19 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? ये मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है अपनी पिछली वीडियो में। मेरी पिछली वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है बेटा कि दी गई भिन्न में क्या जोड़े कि परिणाम शून्य आ जाए। जैसे योज्य प्रतिलोम क्या होता है? जो भिन्न दी हुई है, यानी दी गई भिन्न में क्या जोड़ें कि परिणाम शून्य आ जाए।
अब देखिए ये 5/19 हमें प्रश्न में दिया है, बस इसी को हम माइनस में लिख देंगे। माइनस में करके जैसे ये देखिए ये 1 है, अगर इसका योज्य प्रतिलोम पूछे, अगर ये हम लोग -1 लिख दें तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो 1 और 1 कट के 0 नहीं आ जाएगा। बस वही चीज़ हमें देखना है। देखना क्या है कि दी गई भिन्न में क्या जोड़ें कि परिणाम शून्य हो जाए। कुछ करना है नहीं, डायरेक्ट आप लोग जो भिन्न दिया रहे बस उसी के साथ माइनस लगा दीजिए। अब कह रहा है कि उनका गुणनफल, यानी ये जो परिमेय संख्या है और जो इसका योज्य प्रतिलोम निकला है उसका गुणनफल। तो गुणनफल का मतलब क्या हो गया बेटा, ये 5/19, ये तो शुरुआत का परिमेय संख्या है, और गुणनफल करना है कि योज्य प्रतिलोम निकालने के बाद, यानी -5/19 इन दोनों का गुणनफल हमें ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा 5×5 = 25, ये माइनस लग जाएगा क्योंकि -5/19 है, तो 5×5 = 25 हो गया। और हर में 19 का गुणा जब 19 में आप लोग करेंगे तो कितना आएगा, 361। आप लोग गुणा करके देखिएगा, जब 19 में 19 का गुणा करेंगे तो 361 आएगा। अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि ये जो -25/361 है, अब इसका क्या करना है, इसका कह रहा है कि गुणात्मक प्रतिलोम होगा। यानी ये जो -25/361 है इसका हमें क्या निकालना है, गुणात्मक प्रतिलोम। ये क्या निकालना है बेटा, गुणात्मक प्रतिलोम -25/361 का। अब गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, तो गुणात्मक प्रतिलोम बेटा दी गई भिन्न में किस संख्या से गुणा करें कि परिणाम 1 आ जाए। बस कुछ करना है नहीं, इसी भिन्न को पलट कर लिख देना है। यानी जो भिन्न हमें दिया रहेगा बस उसी को हमें पलट कर लिख देना है। प्रश्न में कह रहा है कि दी गई भिन्न में, प्रश्न में नहीं, ये गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है कि दी गई भिन्न में किस संख्या से गुणा करें कि परिणाम 1 आ जाए। जैसे देखिए, अगर मैं आपसे कह दूं कि ये 1/2 है, 1 सेकेंड, जैसे अभी मैं आपसे कह दूं कि ये 1/2 है, इसमें मैं किस संख्या से गुणा करूं कि परिणाम 1 आ जाए, तो बस इसी भिन्न को पलट देना है, यानी 2/1 कर देना है। अब यहाँ देखिए 2 से 2 कट गया, 1 से कोई मतलब है नहीं, यानी हमारा मान कितना आ गया, 1। तो बस गुणात्मक प्रतिलोम में ये देखना है कि हम किस संख्या से गुणा करें कि परिणाम 1 आ जाए, और योज्य प्रतिलोम में हमें देखना होता है कि हम भिन्न में कौन सी संख्या जोड़े कि परिणाम 0 आ जाए। तो अब सब कुछ करने के बाद लास्ट में हमसे गुणात्मक प्रतिलोम ही पूछा है प्रश्न में, तो गुणात्मक प्रतिलोम कितना आ गया, -361/25। -361/25 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में, यानी कि हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। 3 क्या कह रहा है, अब 3 वाला देखिए। 3 कह रहा है कि एक एलिवेटर किसी खदान में 6 मीटर पर मिनट की गति से उतरता है। यदि एलिवेटर ज़मीन के स्तर से 10 मीटर ऊंचाई से उतरता है तो 350 मीटर उतरने में लगा समय है। जैसे प्रश्न में ये कह रहा है कि जैसे कोई एक एलिवेटर है, तो ये मान लीजिए ज़मीन है, और देखिए प्रश्न में कह रहा है कि 10 मीटर, ज़मीन के स्तर से 10 मीटर ऊंचाई से, यानी ज़मीन के ऊपर ये 10 मीटर ऊंचाई से नीचे उतर रहा है, और ज़मीन के नीचे यानी 350 मीटर तक ये जाएगा। तो अब ये जो 10 मीटर ऊपर और 350 मीटर नीचे गया है, इन सब की दूरी का समय हमसे पूछा है। यही पूछ रहा है ना कि इनका समय कितना होगा। तो चलिए देखते हैं कितना आएगा। तो अब हम क्या निकालेंगे बेटा, सबसे पहले जो एलिवेटर जितनी दूरी चला है हम सबसे पहले वो निकाल लेंगे। तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं कुल दूरी। तो कुल दूरी कितना आ जाएगा, ये 10 मीटर ज़मीन के ऊपर से चल रहा है, यानी ज़मीन के स्तर से 10 मीटर ऊंचाई से उतर रहा है ना एलिवेटर, तो 10 मीटर ज़मीन के ऊपर चला और 350 मीटर ज़मीन के नीचे चलेगा।
तो जब हम दोनों को जोड़ लेंगे तो एलिवेटर द्वारा जो कुल दूरी चली गई है वो हमको मिल जाएगी। तो ये 10 + 350 करेंगे तो कितना आएगा, 360 मीटर। तो एलिवेटर द्वारा चली गई कुल दूरी कितना आ गया, 360 मीटर। अब आप लोगों को पता होगा एक चीज़, पता क्या होगा बेटा, कि समय बराबर, यह एक फॉर्मूला होता है, समय बराबर दूरी बटा के चाल। ये एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है बेटा, कि समय बराबर दूरी बटा के चाल। अब समय हमसे पूछा है तो समय बराबर हम क्या लिख लेंगे, दूरी कितनी है, कुल दूरी कितनी चली है, 360 मीटर, यानी ये 360 हो गया, बटा चाल। देखिए चाल ये कितने गति से चल रहा है, 6 मीटर पर मिनट की गति से चल रहा है, यानी इसकी चाल कितनी है, 6 मीटर पर मिनट। तो बस चाल के स्थान पर 6 रख देंगे। तो ये देखिए 6 × 6 = 36, ये आ गया 60 मिनट, ये आ गया 60 मिनट। टाइम कितना आ गया, 60 मिनट। अब ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में 60 मिनट कहीं है नहीं, और 60 मिनट का बेटा मतलब हम सबको पता है कि 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा। 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। तो ऑप्शन बी में देखिए 1 घंटा दिया है, यानी कि हमारा जो है आंसर 1 घंटा हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है बेटा, 4 कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 35 है और उनका लघुत्तम समापवर्त 525 है। यदि उनमें एक संख्या 175 है तो दूसरी संख्या क्या है। अब इसमें भी देखिए एक सूत्र आप लोग बहुत पहले से ही पढ़ते चले आ रहे हैं का मतलब क्या हुआ, ये देखिए लस गुणा मस, यानी संख्याओं का लस गुणा संख्याओं का मस बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये आप लोग बहुत ही पुराने समय से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो बस अब कुछ करना है नहीं। लसा कितना दिया है प्रश्न में, 525, तो लसा के स्थान पर हम लोग 525 रख देंगे। गुणा मसा कितना है, 35 है, तो मसा के स्थान पर 35 रख देंगे। पहली संख्या हमें प्रश्न में दी हुई है 175, गुणे दूसरी संख्या हमसे पूछा है। तो अब दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे बेटा, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा, ये हो गया 525 गुणा 35 बटा 175। बटा 175 कैसे आया, 175 का हम लोग पक्षांतर कर दिए, तो 175 देखिए दूसरी संख्या के साथ गुणे में है, और जब ये इसका पक्षांतर होगा तो ये भाग में हो जाएगा। अब ये देखिए 5 × 7 = 35, और ये हो गया 5 × 3 = 15 और 2 × 5 = 25, 35 आ गया। अब फिर से 5 × 7 = 35, और ये हो गया 5 × 1 = 5, 0, 5 × 5 = 25, और ये 7 से 7 कट गया, यानी दूसरी संख्या बराबर कितना आ गया बेटा, 105। ये दूसरी संख्या हमसे पूछा था, तो दूसरी संख्या कितनी निकल कर आ गई, 105। 105 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में, यानी हमारा ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। 5 क्या कह रहा है, 5 कह रहा है कि यदि झील की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर तथा 10 मीटर है तथा इसमें 1200 घन मीटर पानी है, ये बेटा घन मीटर है, घन मीटर पानी है, तो झील की गहराई है। हमसे झील की गहराई पूछ रहा है। अब हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हमने सबसे पहले मान लिया कि झील की गहराई h मीटर है। ये हमने मान लिया कि झील की गहराई h मीटर है। अब झील का आयतन निकालना है हमें। झील का जब आयतन निकालेंगे तो गहराई हमें मिल जाएगी। तो झील का आयतन कैसे निकालेंगे, झील का आयतन बराबर कितना हो जाएगा, जैसे ये झील का आयतन है, तो झील का आयतन बराबर कितना हो जाएगा बेटा, झील का आयतन वही होगा जो उसमें उपस्थित जल की मात्रा है, यानी जो झील में उपस्थित जल की मात्रा है वही हमारा झील का आयतन होगा। तो झील का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, झील का आयतन हो जाएगा बेटा कि उसमें उपस्थित जल की मात्रा,
ये हो गया उसमें उपस्थित जल की मात्रा, यही हमारे बराबर हो जाएगा झील के आयतन की। अब झील का आयतन क्या हो जाएगा, आयतन क्या होता है, आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। आयतन यही तो होता है कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब प्रश्न में देखिए लंबाई चौड़ाई ये हमें दिया है 40 मीटर और 10 मीटर, तो झील का आयतन होता है, ये होता है बेटा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये होता है झील का आयतन। तो लंबाई कितना है 40 मीटर गुणा चौड़ाई कितना है 10 मीटर गुणा ऊंचाई, ऊंचाई मतलब यही झील की गहराई, तो ये हो गया h मीटर बराबर उसमें उपस्थित जल की मात्रा कितनी है 1200 घन मीटर, तो बराबर हो जाएगा 1200 घन मीटर। बस अब कुछ करना है नहीं, गहराई पूछा है तो एच की वैल्यू निकाल लेंगे। तो एच बराबर कितना आ जाएगा, ये हो गया 1200 बटा 40 गुणा के 10। अब बटा 40 गुणा 10 कैसे आया, इस 40 और 10 का हम लोग पक्षांतर कर लिए, तो 40 10 और एच देखिए ये सब गुणे में है, तो इनका पक्षांतर जब होगा तो इनका पक्षांतर भाग हो जाएगा। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये हो गया 4 तिया के 12, यानी एच बराबर कितना आ गया 3 मीटर। झील की गहराई कितनी है 3 मीटर, तो 3 मीटर किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में, यानी कि हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न संख्या 6 पर चलते हैं। 6 क्या कह रहा है, 6 वाला जवाब आप लोग दीजिएगा बेटा, क्योंकि ये सवाल बहुत ही आसान है। अब आसान कैसे है चलिए देखते हैं। 6 कह रहा है कि 5.47 गुणा 5.47 माइनस 4.53 गुणा 4.53 बटा 0.94 माइनस 14.50 बटा 7.25 का सरलीकृत मान है। अब ये पढ़ने में भले ही टाइम लगा, ये प्रश्न देखने में भले ही बड़ा लग रहा है, लेकिन है बहुत ही आसान भी और बहुत छोटा भी। तो चलिए देखते हैं आसान कैसे है और छोटा कैसे है। तो अब हमें क्या करना है, ये देखिए 5.47 गुणा 5.47 है, तो इसको बेटा हम लोग ये 5.47 का स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे अगर ये a गुणा a लिखा रहता है तो आप लोग a स्क्वायर लिख देते हैं कि नहीं लिख देते हैं, यानी a का गुणा जब a में करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। बस वैसे ही 5.47 का गुणा 5.47 में है, इसलिए मैंने 5.47 का होल स्क्वायर कर दिया। आगे माइनस है, माइनस लगा देंगे। अब सेम चीज़ यहाँ भी करेंगे। यहाँ क्या करेंगे, ये देखिए 4.53 है, तो 4.53 का हम लोग होल स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि 4.53 दो बार है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो वही चीज़ आएगी। और बटे में 0.94 है, तो 0.94 हम लोग ऐसे ही लिख देंगे। अब माइनस देखिए, ये देखिए 14.50 अंश में है और 7.25 हर में है, यानी 2 अंक पर दशमलव ऊपर भी है, 2 अंक पर दशमलव नीचे भी है, यानी दशमलव हम लोग हटा सकते हैं, दशमलव हटाने से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये 1450 हो गया बटे 725 हर में। अब क्या करेंगे, अब यहाँ ये जो 5.47 का स्क्वायर है माइनस 4.53 का स्क्वायर है, अगर ये 5.47 को हम लोग a मान लें और 4.53 को हम लोग अगर b मान लें, तो ये देखिए ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया कि नहीं फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पहले ब्रैकेट में a प्लस बी, यानी a प्लस बी का मतलब ये 5.47 प्लस 4.53 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 5.47 माइनस 4.53। ये बेटा कैसे आया, ये हम लोग विस्तार किए हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से, बट्टे में 0.94 है, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे माइनस। अब ये अगर आप लोग काटेंगे तो देखिए ये क्या हो गया, 5 का नम 5, 2 5 चौके 20 और फिर 2 बचा तो 5 बचे 25, और ये हो गया बेटा 5 दूना के 10, 4 5 नवा के 45, 0 बचा। अब ये हो गया 5 दूना के 10, 4 5 नवा के 45, और ये हो गया 5 पचे 25, 4 और 5 अट्ठे 40,
ये बेटा 58/29 बचा है, तो 29 दूना कितना हो जाएगा 58। तो यहाँ कितना बच गया 2, तो हम लोग ऐसे ही डायरेक्ट 2 लिख देंगे। अब आगे क्या करेंगे, अब ये 5.47 और 4.53 को जब जोड़ेंगे तो आएगा 10.00, यानी कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ 10 लिख सकते हैं। बीच में गुणा है, गुणा लगा देंगे। अब 5.47 में से जब हम लोग 4.53 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0.94। आप लोग माइनस करके देखना 0.94 आएगा। हर में 0.94 है तो 0.94 लिख लेंगे। आगे -2 है बेटा तो -2 लगा देंगे। अब यहाँ देखिए 0.94 से 0.94 कट गया, बचा कितना, यहाँ 10 बचा, बट बराबर ये -2 बचा। तो 10 में से जब हम लोग 2 निकालेंगे तो कितना बचेगा 8 बचेगा। यानी इस सवाल को हल करने के बाद हमारा आंसर लास्ट में कितना आया 8 आया। तो 8 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में, यानी कि हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न संख्या 7 पर चलते हैं। 7 क्या कह रहा है, 7 कह रहा है कि दी गई आकृति में x और y के मान क्रमशः हैं। क्रमशः का मतलब होता है बेटा कि लगातार नहीं, जैसे कि क्रमशः का मतलब यानी जो पहली संख्या दी हुई है सबसे पहले उसका मान लिखेंगे, उसके बाद जो संख्या दी हुई है उसके बाद, यानी x की वैल्यू जो आएगी सबसे पहले उसका मान देखा जाएगा, उसके बाद y की जो वैल्यू आएगी फिर उसका मान देखा जाएगा। तो चलिए ये चित्र है, चित्र में कह रहा है कि x y के मान बताने हैं। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रश्न में आप लोग देखिए कि A C B, ये A C और B, ये A C B जो है D C E, यानी ये जो D C E है, ये A C B और D C E, ये दोनों कोण बेटा शीर्षाभिमुख कोण हैं जो कि बराबर हैं। ये A C B यानी ये जो कोण Y है और ये जो कोण 80 है, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण से क्या हैं, बराबर हैं। तो यानी जब D C E 80 अंश है तो यानी A C B भी 80 अंश होगा। कहने का मतलब ये आप लोग देखिए, ये कोण A C B बराबर हो जाएगा बेटा कोण D C E। ये शीर्षाभिमुख कोण से ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। तो जब बराबर हैं तो A C B यानी A C B की जगह कौन सा कोण है, y अंश, और D C E के स्थान पर कौन सा है 80 अंश। यानी y की वैल्यू तो हमें सबसे पहले ही तुरंत मिल गई 80 अंश। अब देखिए, अब ये B C तो ऑप्शन होगा नहीं। कैसे नहीं होगा, क्योंकि देखिए y बाद में है, पहले x की वैल्यू बताना है फिर y की। तो बाद वाले में देखिए यहाँ एक 80 A ऑप्शन में है और एक 80 D ऑप्शन में है, यानी कि हमारा ऑप्शन या तो A होगा या तो D होगा। अब वो x की वैल्यू पर डिपेंड करता है। तो चलिए x की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब ये देखिए त्रिभुज ACB में, यानी अगर हम त्रिभुज ACB देखें, त्रिभुज ACB देखें तो ACB में अगर देखें तो क्या होगा, एक त्रिभुज हो गया और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 अंश। कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना आ गया 180 अंश। ये देखिए ACB ये त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो ACB में तीनों कोणों का योग 180 अंश हो जाएगा। अब कोण A हमें इस चित्र में दिया है 50 अंश, तो A की जगह 50 लिख देंगे। B कितना दिया है, B x हमसे पूछा है, प्लस C y है, y का मान अभी हम लोग निकाले हैं कितना 80 अंश, बराबर कितना आ जाएगा 180 अंश। अब x बराबर कितना आ जाएगा बेटा, ये हो गया 180 माइनस ये 50 अंश और ये 80 अंश, जब हम लोग दोनों जोड़ेंगे तो कितना आएगा 130 आएगा, और 130 का जब हम लोग पक्षांतर करेंगे तो -130 आएगा। यानी x बराबर कितना आ गया 180 में से जब 130 माइनस करेंगे तो 50 आ गया, यानी x अंश की वैल्यू आ गई 50 अंश। तो D में देखिए 40 अंश है, ये तो गलत हो जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन A जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। x की वैल्यू 50 अंश आई और y की वैल्यू 80 अंश आई।
तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8। 8 क्या कह रहा है? अब 8 वाला प्रश्न देखिए बेटा। 8 वाला प्रश्न दो तरीके से लगेगा। एक तो आप लोग बेसिक तरीका देख सकते हैं और एक ऑप्शन वाला। मैं तो आप लोगों को कहूँगी कि आप लोग ऑप्शन से ही इस टाइप के सवाल लगाया करिए, क्योंकि ऑप्शन से बहुत ही जल्दी आंसर आ जाते हैं, उसमें टाइम भी नहीं लगता और फटाक से मतलब 2 से 3 सेकंड में आंसर आ जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ऑप्शन वाला देखते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है कि 2 अंकों वाली, ये प्रश्न में कह रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 7 है। अब देखिए पहला वाला रूल किस किस ऑप्शन में फॉलो कर रहा है। ऑप्शन ए देखते हैं, दोनों संख्याओं का योग 7 कह रहा है, यानी 5 और 2 7, ये भी सही है। 4 3 7, ये भी सही है। 4 3 7, ये भी सही है। 5 और 2 7, ये भी सही है। यानी ये 7 वाला जो रूल है, ये जो 7 वाली इसकी शर्त है कि दोनों संख्याओं के अंकों का योग 7 है, ये तो चारों ऑप्शन में फॉलो कर रहा है। तो अब चारों ऑप्शन तो सही करेंगे नहीं। अब आगे चलते हैं। कह रहा है कि यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उलट जाता है। अब आप लोग बताइए कि 52 में, यानी ये 52 में अगर हम लोग 27 जोड़ दें तो क्या यह 25 आ जाएगा? अंकों का क्रम का उलटने का मतलब कि इकाई का अंक दहाई पे चला जाएगा और दहाई का अंक इकाई पे चला जाएगा। जब 52 में हम लोग कोई भी संख्या जोड़ेंगे तो वो 52 से ज़्यादा ही आएगा, 25 तो किसी भी हाल में नहीं आएगा। ऐसे ही 43 देखिए, 43 में जब हम लोग 27 जोड़ेंगे बेटा तो 43 से नंबर ज़्यादा ही आएगा। ये 34 तो किसी भी हालत में नहीं आएगा। और ये 34 में अगर हम लोग 27 जोड़ें तो भी आप 43 देखिए नहीं आएगा, यानी ये भी गलत हो गया। अब 25 देखते हैं। तो 25 में जब हम लोग 27 जोड़ रहे हैं तो क्या देखिए 52 आ रहा है? जी बिल्कुल आ रहा है। 7 5 12, 2 2 4 1 5, यानी 25 में अगर हम लोग 27 जोड़ देंगे तो इसके अंकों का क्रम पलट जा रहा है, तो 52 आ जा रहा है। यानी कि हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो गया। तो देखिए बस अब मैं तो आपको बता रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अगर आप लोग खुद से करेंगे तो ये बहुत ही जल्दी आंसर आ जाएगा। अब बेसिक देखते हैं। बेसिक क्या कह रहा है? बेसिक कह रहा है कि सबसे पहले हम मान लेते हैं, हम मानते क्या हैं बेटा? हम मान लेते हैं कि जो दहाई का अंक है, दहाई हमने मान लिया x और इकाई हमने मान लिया y। तब हमारे पास संख्या क्या बनी? तब हमारे पास संख्या बनी 10x + y। अब आप लोग कहेंगे कि 10x + y संख्या कैसे बनी? तो इकाई का अंक y है, तो इकाई के स्थान पर हम y रख दिए हम लोग और प्लस लगा दिए। अब x जो है दहाई के स्थान पर है, तो x तो लिखेंगे ही, साथ में 10 से गुणा भी करेंगे, तभी तो वो दहाई का अंक होगा। अब ये संख्या हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब क्या करना है बेटा? अब कह रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग, यानी इकाई हमने y माना है, दहाई हमने x माना है। तो प्रश्न में कह रहा है कि x और y का योग किसके बराबर है? 7 के बराबर है। x और y का योग किसके बराबर है? 7 के बराबर है। अब आगे क्या कह रहा है कि यदि संख्या में, यानी ये जो हमारी संख्या बनी है, इस संख्या में यदि 27 जोड़ दिया जाए, जैसे ये 10x + y है, इसमें कह रहा है कि यदि 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम पलट जाता है, यानी इकाई का अंक दहाई पर चला जाएगा और दहाई का अंक इकाई पर चला जाएगा, यानी 10 के साथ y हो जाएगा और x अकेले हो जाएगा। तो अब कुछ करना है नहीं, ये 10x में से 1x घटेगा, ये 9x हो जाएगा और ये -9y हो जाएगा बराबर -27। ये वाली लाइन कैसे आई बेटा? यहाँ देखिए ये 10x है और इस x का जब हम लोग पक्षांतर करेंगे तो ये -x हो जाएगा। तो 10x में से जब 1x घटेगा तो कितना आएगा? 9x आएगा। अब यहाँ देखिए 10y है, यहाँ 1y है, तो 10y का जब हम लोग पक्षांतर करेंगे तो -10y में होगा और -10y में से जब 1y निकालेंगे तो -9y बचेगा और इस 27 का भी हम लोग पक्षांतर किए तो ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा।
बस अब कुछ करना है नहीं, ये 9 कॉमन ले लीजिए तो ये हो गया x माइनस वाई बराबर माइनस 27। ये बेटा काट दीजिए, 9 तिया के 27, यानी x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, -3। अब क्या कर रहे हैं, अब ये जो x प्लस वाई बराबर 7 मिला है, इसके नीचे हम लोग x माइनस वाई बराबर -3 लिख दे रहे हैं और इन दोनों समीकरण को हम जोड़ दे रहे हैं। अब जोड़ने से क्या फ़ायदा होगा, ये देखिए y से y कट गया क्योंकि y विपरीत चिन्ह के साथ है, और x मिलकर बेटा कितना हो गया 2x, और 7 में से जब 3 निकालेंगे तो बचेगा कितना 4, यानी x बराबर कितना आ गया, ये 2 दूना के 4, x बराबर आ गया 2। अब x बराबर 2 आ गया तो ये x, इसको हम लोग अगर 1 मान ले समीकरण, तो x प्लस वाई बराबर 7 में से हम लोग y का मान निकाल सकते हैं। कैसे, x की जगह हम लोग 2 रख देंगे प्लस y बराबर 7, तो y बराबर कितना आ जाएगा बेटा, ये 2 का पक्षांतर हम लोग करेंगे तो 7 माइनस 2, और ये बराबर हो जाएगा 5, यानी y का मान कितना आ गया 5, x बराबर 2 आ गया, y बराबर 5 आ गया। अब ये जो संख्या हमें मिली हुई है, ये जो संख्या हम लोग पहले ही निकाले थे 10x प्लस वाई, ये था 10x प्लस वाई, इसमें हम लोग x और y की वैल्यू पुट कर दें तो हमारी जो संख्या है वह निकल कर आ जाएगी। तो ये देखिए, ये 10 गुणा x का मान 2 है प्लस y का मान कितना है 5 है, तो ये 10 दूना के 20, और 20 और 5 जोड़ेंगे तो 25, यानी वह संख्या क्या आ गई 25। देखिए ऑप्शन ए 25 बिल्कुल सही हो गया। तो ऐसे जब आप लोग करेंगे बेसिक से तो समझ में तो मान लीजिए अच्छा आ ही गया होगा आप लोगों, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है, लेकिन बेटा ये थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है, और अगर आप लोग ऑप्शन से हल करेंगे तो ऑप्शन से बहुत ही जल्दी से आंसर आ जाएगा। तो आप लोग प्रयास करिएगा कि आप लोग आंसर से ही इस टाइप के सवाल को हल करें। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है बेटा, 9 कह रहा है कि ए की मासिक आय बी की आय से 20% अधिक है, बी की आय सी की आय का 30% है। यदि इन तीनों की सम्मिलित प्रतिमाह आय 74,700 रुपये है तो सी की आय है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनका अनुपात निकाल लेते हैं। अनुपात को बेटा हम लोग बटे में भी लिख सकते हैं, तो उस बटे से पहले हम लोग ए बी सी का मान निकाल ले रहे हैं। अब ए बी सी का मान कैसे निकलेगा, जैसे ये देखिए, ये ए बटा बी क्या हो जाएगा, ए बटा बी क्या हो जाएगा, प्रश्न में कह रहा है ए बटा बी बराबर, प्रश्न में कह रहा है कि ए की मासिक आय बी की आय से 20% अधिक, अधिक का मतलब यानी हमारी वैल्यू 100% की होती है, तो 20% अधिक का मतलब ये हो जाएगा 120 बटा के 100। 120 बटा जब 100 हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, ये हो गया 2 छक्के 12 और 2 पंचे 10, यानी ए की वैल्यू आ गई 6 और बी 5 यूनिट। ये यूनिट में बताता है वैल्यू, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता। अब आगे क्या करेंगे बेटा, अब आगे प्रश्न में कह रहा है कि बी की आय सी की आय से, यानी बी बटा सी बराबर क्या हो जाएगा का 30% है, सी की आय का 30% है। 30% का मतलब हो गया 30 बटा के 100, तो ये 0 से 0 कट गया, बचा कितना बेटा 3 बटा के 10। अब ए बी सी का अनुपात हम लोग निकाल ले रहे हैं, तो ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे निकालेंगे, ए बराबर कितना है, ये ए के स्थान पर कितना आया है 6, तो ए के नीचे 6 लिख देंगे, बी के स्थान पर 5 लिख देंगे। अब आगे देखिए, यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आई है 3 यूनिट, तो बी के नीचे 3 लिखेंगे, और सी के नीचे कितनी यूनिट आई है 10 यूनिट, तो सी के नीचे 10 यूनिट लिखेंगे। अब अनुपात भरना मैंने आपको बताया है पिछली वीडियो में, भरना कैसे है बेटा कि पिछली वाली संख्या यानी पड़ोसी को रिपीट कर देना है। जैसे सी का पड़ोसी कौन है, ये 5 है, तो सी के स्थान पर कौन सा आ जाएगा अंक 5 आ जाएगा, यानी पड़ोसी वाली संख्या को हमें खाली स्थान पर रिपीट कर देना है। जैसे ये देखिए, ए का स्थान खाली है, तो ए के स्थान पर कौन सा आ जाएगा, ये पड़ोसी वाला 3 आ जाएगा।
बस अब कुछ करना है नहीं, सीधा सीधा गुणा कर देना है। तो ये हो गया 6 तिया के 18 अनुपात 5 तिया के 15 अनुपात 5 दहा में 50। ये 18 अनुपात 15 अनुपात 50 हो गया ABC का अनुपात। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम अनुपाती योग निकाल लेते हैं। तो जब अनुपाती योग इसका निकालेंगे, यानी 18, 15 और 50 को जब हम लोग जोड़ेंगे, अनुपाती योग का मतलब ही होता है कि उन सभी संख्याओं को जोड़ देना। तो अनुपाती योग कितना आ जाएगा बेटा, 83। यानी ये जो 83 संख्या आया है, इसमें 18 यूनिट ए का है, 15 यूनिट बी का है और 50 यूनिट सी का है इस 83 में। और हमसे प्रश्न में क्या कह रहा है कि तीनों की सम्मिलित आय 74,700 है, तो सी की आय बताना है। तो अब क्या करना है, ये देखिए 83 में 50 यूनिट सी की है। तो जब सी की आय हम लोग निकालेंगे, तो सी की आय कैसे निकालेंगे, 83 में 50, यानी ये 83 में कितना है, 50 सी का है। तो 74,700 में निकालने के लिए हम 74,700 से गुणा कर देंगे। सी की आय जब निकालेंगे तो 83 में देखिए ये 50 यूनिट सी का है, तो 83 में 50 यूनिट 100 का है, तो सी का है। तो 74,700 में निकालने के लिए हम 74,700 से गुणा कर देंगे। अब सी बराबर कितना आ जाएगा बेटा, ये 83 से 9 बारी में कट जाएगा 747, और ये 2 जीरो आगे है तो 2 जीरो लगा देंगे। अब ये हो गया 9 पचे 45 और 3 जीरो है तो 3 जीरो आगे लगा देंगे, यानी कितना आ गया, 45,000 रुपया सी की आय आ गया। तो 45,000 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में, यानी कि हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न संख्या 10 पर चलते हैं। 10 क्या कह रहा है, 10 कह रहा है कि यदि कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में रुपये 2600 हो जाती है, तो राशि है। अब क्या करना है बेटा, सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं जो जो वैल्यू हमें दिया है। मूलधन, मूलधन कितने परसेंट का होता है, मूलधन 100% का होता है। ये बेटा मूलधन है, तो मूलधन हमारा कितने परसेंट का होता है, 100% का होता है। दर हमें दिया है 5%, रेट हमें कितना दिया है, 5% दिया है, और टाइम हमें दिया है 6 वर्ष। तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग ब्याज बराबर क्या होता है, ये ब्याज हो गया। तो ब्याज बराबर क्या होता है बेटा, दर गुणा के समय। तो दर कितना है 5 और गुणा समय कितना है 6 वर्ष, यानी 5 छक्के 30% हमारा कितना क्या आ गया, ब्याज आ गया। ब्याज कितना आ गया, 30%। ब्याज बराबर होता है दर गुणा समय, तो 5 गुणा 6 करेंगे तो 5 छक्के 30, यानी ब्याज आ गया 30%। अब क्या करेंगे बेटा, अब मिश्र धन बराबर क्या होता है, ये मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। ये आप सबको पता होगा कि मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज होता है, ए बराबर पी प्लस एस आई। तो अब ए हम कैसे निकालेंगे, मिश्र धन कैसे निकालेंगे, पी की वैल्यू कितनी है 100, तो पी के स्थान पर हम लोग 100% लिख देंगे, और एस आई अभी अभी हम लोग निकाले हैं कितना 30%, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई, ये 100% और 30% मिलकर कितना हो गया 130%, यानी ए की वैल्यू मिश्र धन की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 130%। और प्रश्न में देखिए दिया है कि 2600 रुपये हो जाती है, यानी ये जो 130% आया है इसकी वैल्यू कितनी है 2600। ये प्रश्न में हमें दिया है कि 130% की वैल्यू कितनी है 2600। तो अब 100% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये मूलधन 100% है ना, तो 100% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये 2600 है बेटा, 2600 में भाग देंगे हम लोग 130 से, इस 130 से गुणा 100 कर देंगे। 130% बराबर 2600, ये हमें दिया है। तो 100% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2600 में भाग करेंगे 130 से गुणा 100 कर देंगे। अब ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 13 दूना के 26, यानी ये कितना आ गया 2000 आ गया, 2000 आ गया हमारा क्या मूलधन।
तो बस हमसे यही प्रश्न में पूछा है, तो 2000 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में, यानी कि हमारा ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न संख्या 11 पर चलते हैं। 11 क्या कह रहा है? 11 कह रहा है कि 10 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलें। अब इस सवाल का जवाब तो आप लोग दे ही सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही आसान सवाल है और बहुत ही बेसिक सा है। कैसे है? तो एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। ध्यान क्या देना है कि अगर बेटा सवाल दिया हो मीटर पर सेकंड में और आपसे पूछ रहा हो किलोमीटर पर आवर, यानी मीटर पर सेकंड में सवाल दिया हो और किलोमीटर प्रति घंटे में आपसे उसकी वैल्यू पूछ रहा हो, तो कुछ करना है नहीं, बस सीधा सीधा 18/5 से गुणा कर देना है। यानी जो अंक दिया रहेगा, अगर वो मीटर पर सेकंड में है और किलोमीटर प्रति घंटे में आपसे पूछा है, तो कुछ करना है नहीं, सिर्फ उसमें 18/5 से गुणा कर देना। और अगर प्रश्न में जो संख्या दिया है वो मीटर पर आवर में है, सॉरी किलोमीटर पर आवर यानी किलोमीटर पर घंटा में दिया हुआ है, अगर उसको आप लोगों से मीटर पर सेकंड में पूछ रहा है, तो बस कुछ करना है नहीं, बट 5/18 से गुणा कर देना है। ये दो चीज़ें आप लोग बहुत ही ध्यान दीजिएगा, मतलब कहीं नोट कर लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये यूपी टेट में बेटा अक्सर पूछ लिए जाते हैं इस प्रकार के सवाल। देखने में तो बहुत ही छोटे लगते हैं, लेकिन धोखा भी बहुत जल्दी देते हैं। अगर प्रश्न में मीटर पर सेकंड दिया है, आपसे किलोमीटर प्रति घंटा पूछा है, तो गुणा किससे करना है? 18/5 से। और अगर किलोमीटर पर घंटा दिया हुआ है और मीटर पर सेकंड में आंसर पूछ रहा है, तो गुणा करना है 5/18 से। अब हमसे प्रश्न में देखिए क्या दिया है, मीटर पर सेकंड दिया है, यानी ये जो पहला रूल है यही फॉलो कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, 10 में सीधा गुणा कर देंगे, किससे? 18/5 से। तो ये हो गया 5 दूना के 10, 18 दूना के 36, यानी हमारा आंसर कितना आ गया? ऑप्शन डी 36। तो बस कितना आसान सवाल था, आप लोग खुद ही देख लीजिए। तो चलिए प्रश्न संख्या 12 पर चलते हैं। 12 क्या कह रहा है? 12 कह रहा है बेटा कि यदि संख्या, ये संख्या दी हुई है, ये कह रहा है कि 6 से पूर्णतः विभाज्य है, तो ए के स्थान पर सबसे बड़ा अंक होगा। अब 6 से विभाज्य है का मतलब क्या हुआ कि 6 से बेटा वही संख्या विभाज्य होंगी जो 2 और 3 से पूरी तरह विभक्त हो जाएं, यानी 6 से कटने वाली संख्याएं 2 और 3 से भी पूर्णतः विभक्त होंगी। अब ये जो संख्या दी हुई है, ए के स्थान पर हमें बताना है कि कौन सी संख्या रखनी है। तो 2 जो है बेटा, ये 2 जो विभाज्यता का नियम 2 का कहता है, वो कहता है कि इकाई का अंक या तो 0 हो या फिर कोई सम संख्या हो। तो 0 और सम संख्या अगर हम लोग देखें, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी ये कट गया, क्योंकि अगर हम लोग ए की वैल्यू 5 रखेंगे तो ये देखिए विषम हो जाएगा। अगर हम लोग ए की वैल्यू 9 रखें तो भी विषम हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो सबसे पहले कट गया। 6 से कटने वाली संख्याएं 2 और 3 के रूल को फॉलो करनी चाहिए। तो 2 ऑप्शन कट गया, बचा 2, 6 आ सकता है और 8 भी आ सकता है। अब क्या करना है, अब हम 3 के विभाज्यता का नियम देखते हैं। तो 3 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है बेटा कि अंकों का योग 3 से कट जाए। यदि यह संख्या 3 से कट जा रही है तो ये निश्चित है कि ये 6 से भी कट जाएगी। तो चलिए देखते हैं अंकों का योग कितना आता है। ये हो गया 6 + 2 + 5 + 3 + 2 + 9 + 1 + 5 बटा के 3। ये इतनी संख्याएं हैं। तो इन सब को जब आप लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 33 आएगा। आगे प्लस ए बचा है तो प्लस ए हम लोग लिख लेंगे, बटा 3 करना है। अब देखिए 33 में हम क्या जोड़ें, 6 जोड़ें या 8 जोड़ें? हमें ऐसी संख्या जोड़नी है जो 3 से कट जाए। अगर हम 33 में 6 जोड़ रहे हैं तो ये हो जाएगा बेटा 6 × 3 = 9 और 39 बटा के 3, यानी 39 जो है
ये 3 से पूरा का पूरा कट गया, यानी आंसर तो हमारा 6 ही हो गया। 6 कैसे हुआ? जो संख्याएं 6 से कटेंगी वह 2 और 3 से भी कटेंगी। तो 2 देखिए, अगर हम लोग 1 के स्थान पर 6 रखेंगे तो 6 एक सम संख्या है जो 2 से बड़े ही आसानी से कट जाएगी। 3 की विभाज्यता का नियम है कि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो यदि हम 1 के स्थान पर 6 रख दें तो अंकों का योग 3 से कट जा रहा है, यानी जो संख्याएं 2 और 3 से कटेंगी वह निश्चित रूप से 6 से ज़रूर कटेंगी। तो ऑप्शन हो गया 6। अब अगर देखिए यहाँ 33 प्लस a है, अगर हम यहाँ 8 रख कर भी चेक कर लेते हैं, अगर 8 रख कर चेक करेंगे बेटा तो ये देखिए हो जाएगा 41/3, और 41 जो है वो 3 से कटेगा नहीं। जब 41 3 से नहीं कटेगा तो वह 6 से किसी भी कीमत पर नहीं कटेगा, यानी हमारा आंसर कितना आ गया? 6। 6 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में। तो हम लोगों का ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही हो गया। तो चलिए प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। 13 क्या कह रहा है? 13 कह रहा है कि प्रथम 5 धन रूढ़ यानी अभाज्य संख्याओं का योग है। तो प्रथम अभाज्य 5 संख्या हमें लेनी है। तो ये हो गया बेटा 2, 3, 5, 7 और 11। यही तो है प्रथम 5 रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं बेटा वो होती हैं जो या तो 1 से कटें और या तो खुद से कटें। कहने का मतलब कि जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं वही हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो ये हो गया, देखिए 2, 3, 5, 5, 10, 10, 7, 17, 10, 27, 1, 28, यानी इन पांचों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 28। 28 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में, यानी ऑप्शन सी हम लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न संख्या 14 पर चलते हैं। 14 क्या कह रहा है? 14 कह रहा है कि यदि एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल बताना है। अब देखिए वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है बेटा? 2πr। ये हो गया 2πr। वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? 2πr, और वृत्त की परिधि हमें दिया है 44 सेंटीमीटर, यानी 2πr की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 44। अब क्या करेंगे? अब ये r बराबर हो जाएगा बेटा, या तो हम लोग ऐसे यहीं नोट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2 गुणा पाई का मान होता है 22/7 गुणा r बराबर 44। अब r बराबर क्या हो जाएगा? ये हो गया 44, ये बटा 7 यहाँ 44 के साथ गुणे में चला जाएगा, इसका हम लोग पक्षांतर कर रहे हैं, और हर में आ जाएगा 2 गुणा 22। अब देखिए 11 दूना के 22, 11 चौके 44, और ये 4 से 2 दूना 4 कट गया, यानी r की वैल्यू कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर। r बराबर हमारे पास कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। r हमारी त्रिज्या है। हमसे पूछा है कि उसका क्षेत्रफल बताइए। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर होता है बेटा πr²। अब यहाँ से देखिए 22/7 ये पाई की वैल्यू होती है, गुणा r² का मतलब होता है r गुणा r। तो r का मान कितना है? 7, यानी 7 गुणा 7। r² का मतलब होता है r गुणा r, तो r गुणा r मतलब r 2 बार, तो 7 7 हम लोग 2 बार लिख दिए। अब एक 7 से एक 7 कट गया, बचा कितना? ये देखिए 7 दूना के 14 और 7 दूना के 14, 1 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा क्षेत्रफल आया, और क्षेत्रफल ही हमसे पूछा है। तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में, यानी हमारा ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए बेटा प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। अब 15 देखिए, 15 में क्या कह रहा है? 15 में स्थानीय मान पूछ रहा है। अब स्थानीय मान तो सबको आता होगा, पूछ क्या रहा है कि ये 1715.271 में 7 के स्थानीय मानों का अंतर मतलब इनका माइनस पूछा है। तो अब क्या करेंगे? अब ये देखिए ये 1715 यानी 1715 जो दिया है, इसका स्थानीय मान तो एकदम सिंपल सा निकल जाएगा, जैसे आप लोग प्राइमरी से निकालते हुए आ रहे हैं। ये हो जाएगा 7 गुणा, ये 2 अंक पर दूसरे 2 अंक है 7 के बाद, तो 2 जीरो बढ़ा देंगे, तो इसका मान कितना आ जाएगा बेटा? 700। अब ये 0.27 जो है, अब ये कैसे निकलेगा? ये हो जाएगा 7
ये हो जाएगा 7। और देखिए दूसरे अंक पर है 7, तो यानी अब दशमलव के बाद हम लोग निकाल रहे हैं, तो अब यहाँ गुणा नहीं होगा, यहाँ 2 जीरो से भाग होगा। यानी 2 अंक पर है 7, तो यहाँ गुणा ना होकर दशमलव के बाद भाग होगा। तो भाग होने का मतलब बेटा जब 7 में आप लोग 100 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 0.07। तो एक 7 का स्थानीय मान हमारे पास 700 आ गया और दूसरे 7 का स्थानीय मान हमारे पास 0.07 आ गया। अब हमसे इनका अंतर पूछा है। प्रश्न में कह रहा है ना कि इन दोनों का अंतर क्या है, तो अंतर बराबर क्या हो जाएगा बेटा, इस 700 में से हम लोग क्या 0.07 घटा देंगे। तो 700 में से जब आप लोग 0.07 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 699.93। तो 699.93 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में, यानी कि हमारा ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बेटा आज के लिए इतना ही। आज हम लोग 15 प्रश्नों को हल किए हुए हैं। बाकी 16वें प्रश्न से मैं अगले क्लास में अपने प्रश्नों की शुरुआत करूंगी। 16वें प्रश्न से आज मैंने 15 प्रश्न ही सिर्फ करवाए हैं। अगली वीडियो जब मेरी आएगी 2014 की पार्ट 2, तो वो आप लोग ज़रूर देखिएगा। मैं एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चंस इसलिए नहीं लाती बेटा, क्योंकि इससे वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो 15 प्रश्न एक वीडियो में आएगा, 15 प्रश्न दूसरे इसके पार्ट 2 में आएगा। तो पार्ट 1 आप लोग देखिए और पार्ट 2 आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पार्ट 2 में बेटा और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रश्न हैं जिसको लेकर मैं आप लोगों के बीच जल्दी से जल्द उपस्थित होंगी। तो चलिए बेटा आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ एक नई क्लास में एक नई जानकारी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।